So hello guys, today in the video we cover all the units of the technical communication that you have studied in the third semester or fourth semester or somewhere in the fifth semester of the any engineering college. So without wasting any time, let's be started. So here we given the previous year question of the 2020 paper. So here it is a section A. So first question that is asked in the previous year paper of the various characteristics of technical writings. So brave, so how, so its answer is going like that. So various characteristics in technical writing, there are several technical writings characteristics given in the technical writing. The most important are the brevity, clarity, simplicity, informative, appropriate writing, solid structure, and technical writing. So how can you learn that? So you can learn in a manner like, so first we go with the brevity. So brevity stand for मतलब somewhere in the brief direction. So किसी भी चीज़ को अपन टेक्निकल राइटिंग लिखते हैं तो उसको ब्रीफ डायरेक्शन में समझाना, तो उसको हम ब्रेविटी कहते हैं, जितने से ज़्यादा हम ब्रीफ कर सकें उसको। और क्लैरिटी मीन्स थी हम उसको क्लियर कर सकें, यानी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो उसमें क्रिस्टन क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए हमारा टेक्निकल राइटिंग लिखते हुए। सिंप्लिसिटी, वी यूज़ द टेक्निकल राइटिंग एज ए सिंपल लैंग्वेज। इन्फॉर्मेटिव, डिटेल एंड इन्फॉर्मेटिव राइटिंग होनी चाहिए। सॉलिड स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर फॉर्मेट के हमें टेक्निकल राइटिंग को अपने तैयार करना चाहिए, और देन उसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए स्ट्रक्चर्ड मैनर में। सो हियर ठीक है, तो ये वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात आता है हमारा डिडक्टिव ऑर्डर पे। सो डिडक्टिव ऑर्डर लाइकवाइज सेम वेयर इट टेक्स प्लेस इन द इंडक्टिव ऑर्डर। सो इट्स नथिंग जस्ट बट द रेसिप्रोकल और द अपोजिट ऑफ द डिडक्टिव ऑर्डर। सो डिडक्टिव ऑर्डर क्या कहता है? तो डिडक्टिव ऑर्डर में को बताता है कि जब भी हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कुछ जनरल मैसेज से पर्टिकुलर केस में, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है डिडक्टिव ऑर्डर, वी रीच कंक्लूजन बाय रीजनिंग फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट जनरल लॉस टू पर्टिकुलर केस। किसी भी केस में तो ये क्या है? अपोजिट मेथड ऑफ इंडक्टिव दैट आई मेंशन्ड अर्लियर। सो ये क्या है? अपोजिट मेथड ऑफ। और इसमें क्या करते हैं हम, एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और ऑन रिकॉर्डिंग में सपोर्टिंग फैक्ट्स, सपोर्टिंग फैक्ट्स का हम मदद लेते रहते हैं डिडक्टिव ऑर्डर में। सपोर्टिंग फैक्ट एग्जांपल, मैन इज मॉर्टल, सो वी कैन राइट दिस एग्जांपल एज दी राम एंड श्याम आर मैन एंड दे आर mortal. So ठीक है, ये हो गया डिडक्टिव ऑर्डर। नाउ सो व्हाट वी सीन, नाउ वी सीन दी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो आपने देखा होगा टाइप्स रिपोर्ट्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। हियर इज द मेंशन बिलो आर दी दैट ओरल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्फॉर्मेशनल, एनालिटिकल, रिसर्च रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट। ठीक है, तो जब भी आपको रिटोरिकल का क्वेश्चन आया तो आप टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में लिख सकते हैं। नंबर वन आप सीधे सीधे लिख सकते हैं ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट क्या होते हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जहाँ पे वो टेक्स्ट प्लेस होती है तो वहाँ पे ओरल रिपोर्ट होते हैं। रिटन रिपोर्ट, जब भी हम किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी रिपोर्ट को हम रिटन फॉर्मेट में लिखते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड इसमें मेंशन होता है, तो उसको कहते हैं रिटन रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट कहते हैं ये प्रेजेंटेड होता है इन फॉर्म ऑफ लेटर में। लॉन्ग रिपोर्ट प्रॉब्लम को किसी भी रिसर्च रिपोर्ट, किसी भी रिसर्च को हमें फाइंड आउट करना है, रिसर्च रिपोर्ट होती है। फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट में आ जाती है अपनी मेमो रिपोर्ट और लेटर रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाते हैं तो वो आ जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। रूटीन रिपोर्ट, रूटीन रिपोर्ट्स जब भी आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो आपको चेकअप्स वगैरह होते हैं, ब्लड रिपोर्ट आ गई, उसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट आ गई है, तो ये सब आता है हमारा रूटीन रिपोर्ट में, स्पेशल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गए रिपोर्ट के हमारे टाइप्स। तो आपने क्या क्या सीखा रिपोर्ट के टाइप्स में? 5-7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओरल, रिटिन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एनालिटिकल, रिसर्च। तो ठीक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ द रिपोर्ट्स। नाउ ठीक है, नाउ वी हैव गॉन टू द एफ क्वेश्चन पार्ट ऑफ द 2020 PYQ पेपर ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन। सो सेमिनार, तो सेमिनार से क्या होता है? सेमिनार आप भी बच्चों ने देखा होगा, आप काफ़ी सारे बच्चे सेमिनार अटेंड करते हैं। जब भी आप कभी भी कॉलेज के प्रेजेंटेशन में आते हैं तो सेमिनार पहले एक हेल्ड होती है, तो उसके बाद आपको सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो इसमें वो ये नथिंग जस्ट बट सिंपली दैट यू हैव द मेंबर्स, यहाँ पे मीटिंग हेल्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं इंडस्ट्री। और किसके हेल्ड में बीच होते हैं? बोर्ड मेंबर्स के बीच में हो सकती है, इंडस्ट्री मेंबर्स के बीच में हो सकती है, एकेडमिक मेंबर्स के बीच में हो सकती है। तो ये हो गई हमारी सेमिनार। ठीक है, इट्स नथिंग बट जस्ट द एक्सचेंज ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन बाय द मेंबर्स ऑफ एकेडमी among intellectuals. ठीक है, तो क्लासरूम प्रेजेंटेशन, क्लासरूम नेक्स्ट वे ई क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द PY क्विज ऑफ द पार्ट सेक्शन ए। क्लासरूम प्रेजेंटेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन, गिवन टॉक्सिविटी रिलेटेड टू गिवन टॉपिक, कंप्रोमाइज ऑफ शॉर्ट डिस्कशन। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, आसान सा, ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, मैं ज़्यादा टाइम बता नहीं रहा हूँ, काफ़ी आप पे भी शायद टाइम कम ही टाइम होगा। असेंशियल ऑफ गुड पब्लिक स्पीकिंग, तो गुड पब्लिक स्पीकिंग की असेंशियल की जरूरत क्या क्या है? जैसे क्लैरिटी, अवेयरनेस, आउटलाइन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट,
कलेक्शन, फैमिलियरिटी। तो यार गुड पब्लिकेशन स्पीकिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत है, जैसे कोई भी सेमिनार दे रहे हो या फिर आपको वहाँ पे इस पब्लिक स्पीकिंग मजबूत करना है, तो आपको जो है जो भी आप टॉपिक उनको उनके साथ शेयर करने जा रहे हो, उसमें आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। आपको ऐसे भी कुछ ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो उस टॉपिक में बिल्कुल क्लियरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस, यू शुड अवेयर अबाउट दी नो ऑफ द और नॉलेज का, ऑडियंस का नॉलेज लेवल चेक करना चाहिए कि ऑडियंस उसमें कितनी इन्वॉल्व है टॉपिक में, और कितना आउटलाइन ऑर्गेनाइज कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो भी आप पीपीटी उनके साथ शेयर करते हो उसको ऑर्गेनाइज करो, फैमिलियरिटी करो लोकेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, तो इंटरव्यू आप सबने इंटरव्यू दिया होगा, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी कोई बंदा अगर अपने इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसकी नॉलेज को चेक करते हैं, अवेयरनेस देखते हैं उसकी कितनी अवेयरनेस है। सेलेक्ट पर्सन फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी भी पर्सन को रिक्रूटमेंट करने के लिए इंटरव्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है इंटरव्यूज़ के, ठीक है। नाउ दिस इज डिस्कस इम्पिटेंस एंड हेयर इट्स योर पार्ट एच कंप्लीट। तो बाकी मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा आसान आसान चीज़ें आप पढ़ लेना। डिस्कस कॉम्पिटेंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास ये डायमेंशन ऑफ स्पीच। डायमेंशन ऑफ स्पीच ये ज़रूरी है, तो स्पीच पे टॉपिक आ सकता है। डायमेंशन ऑफ स्पीच में क्या क्या है, जैसे टोन हो गई, एक्सेंट हो गया, पिच हो गया, रिदम, इंटोनेशंस के टाइप्स आप देख लेना एक बार। इंटोनेशन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इंटोनेशन को हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फॉलिंग इंटोनेशन और एक राइजिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी मैसेज को हाई लेवल नोट पे स्टार्ट करके और लो लेवल नोट तक ले जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉलिंग इंटोनेशन। और जब भी हम किसी भी स्पीच को हम लो लेवल नोट से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक ले जाते हैं, यानी किसी क्वेश्चन को आखिरी में अराइज कर देते हैं जिससे ऑडियंस का अवेयरनेस बढ़े, तो वहाँ पे हम जो है राइजिंग इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं। टोन, पिच को कहते हैं लाउडनेस, कितनी आप जो भी आप स्पीच डिलीवरी करें उसमें कितनी लाउडनेस है, तो उसको पिच रेफर करते हैं। टोन, एक्सेंट, पिच, रिदम, इंटोनेशन मैंने आपको बता दिया। सो हियर इज़ द टुडे। सो नाउ टिल देन you can study well and hope prepared for your exam well. Thank you so much.